वंदे मातरम। 9 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है मंगल पांडे की पुण्यतिथि को लेकर। पहले हम समझ लेते हैं पुण्यतिथि को क्या होता है। तो जिस तिथि को किसी की मृत्यु होती है, उसके अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उसे हम पुण्यतिथि के रूप में काउंट करते हैं। तो आज चूंकि 8 अप्रैल को मंगल पांडे की पुण्यतिथि थी, तो ये हम सारी बातें उनसे संबंधित ही पढ़ेंगे। साहस और दृढ़ संकल्प के पर्याय मंगल पांडे का जन्म 8 अप्रैल उनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को देश के लिए शहीद हो गए थे। चूंकि 8 अप्रैल 1857 को ही उन्हें फांसी दी गई थी। जो मंगल पांडे थे, उनका भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति के नायक के रूप में याद किया जाता है। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह या फिर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ने देश की स्वतंत्रता में पहली बार अलख जलाई। 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा बने। इस दौरान बैरकपुर में नई राइफल के गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस की विद्रोह की वजह बने, जिसे उन्हें दांत से काटकर इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ साफी जो साथी सिपाही थे उनको इकट्ठा करने का भी प्रयास किया, ऐसे भी उन पर इल्ज़ाम थे। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला भी किया, फिर स्वयं को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। उन पर जल्द ही मुकदमा भी सुना और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। उन्हें 18 अप्रैल को फांसी दी जानी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर विद्रोह की आशंका को देखते हुए उन्हें 8 अप्रैल को ही उनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत के बाद मई में मेरठ में उन पर एनफील्ड कारतूस के उपयोग के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। उनके सम्मान में 1984 में भारत सरकार द्वारा एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया था। अगली खबर पे आ जाते हैं। अगली खबर है संसदीय विशेषाधिकार को लेकर। अब ये क्या होता है और खबरों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राजनीतिक नेता उच्च प्रतिरक्षा के हकदार नहीं है, यानी वो भी सभी आम जनता के हिसाब से ही हैं। उसके लिए उन्हें कोई अलग से डिमांड नहीं कर सकते या कोई अलग नहीं हो सकते। उनको जो सांसद के रूप में जो चीज़ें मिल सकती हैं, सिर्फ उन पे ही वो उनको हक है। इसकी और अधिक जानकारी कुछ इस प्रकार है कि संसदीय विशेषाधिकार उन अधिकारियों या उन्मुक्तियों को संदर्भित करता है जिन्हें एक संस्था के रूप में संसद और सांसद अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो सदनों या इनके सदस्यों या समितियों, शक्तियों या विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करता हो। ऐसा अब तक भारत में किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से उनको कैसे, किस प्रकार के उनको कानूनों में अधिकार है? तो संसद या उसके किसी भी सम्मति में कहीं भी किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट है, यानी वो वोट खिलाफ में करते हैं या कुछ भी, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। दूसरा, सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामले का मतलब ये है, दो तरह के मामले होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। जो दीवानी मामला होता है वो आमतौर पर आपराधिक श्रेणी से बाहर होता है लगभग, क्योंकि वो कोई ज़मीन या उससे संबंधित मामला होता है, जबकि फौजदारी कोई झगड़े से संबंधित होता है, तो उसमें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को संसद सत्र के दौरान जूरी सेवा से भी छूट दी गई है, यानी उस पर भी वो अपना काम नहीं कर सकते। संसदीय विशेषाधिकार की और बातें, अजनबियों को इसकी कार्यवाही से बाहर रहने का अधिकार है। विशेषाधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए बाहरी लोगों या सदस्यों को दंडित करना है। संसद के सदनों और समितियों की कार्रवाई की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, यानी संसद के अंदर किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए न्यायालय उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। अगली खबर है धारा 144 को लेके। आपने हमेशा सुना होगा कि यहाँ पे धारा 144 लग गई है। पहले हम समझ लेते हैं कि धारा 144 है क्या। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी के तहत आने वाली यह धारा शांति और तनाव मुक्त माहौल कायम रखने के लिए लागू की जाती है। अब ये कब लागू की जाती है? तो दंगा, लूटपाट, हिंसा या मारपीट, इनको रोकने के लिए इस धारा को लागू करते हैं। इसके जरिए होता क्या है? तो इसके जरिए जो जिला मजिस्ट्रेट होता है या जो उप विभागीय मजिस्ट्रेट है, जो भी वहाँ का कलेक्टर है, उसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाता है, ताकि वो आशंकित खतरे या उपद्रव संबंधी तत्काल मामलों से निपटने के लिए आदेश जारी कर सके। इसके लिए मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश जारी करना होता है। आदेश के तहत किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों और लोगों को निर्देशन किया जाता है
कि अब यहाँ पे धारा 144 लग गई है, और इसके लगने के बाद ये है कि जिस इलाके में भी धारा 144 लगाई जाती है वहाँ 4 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। सामान्यतः यह जो आदेश होता है वो 2 महीने तक लागू रहता है, लेकिन कभी कभी इसकी जो अवधि है उसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन यह एक जमानती अपराध भी है, बाद में इसमें जमानत हो जाती है। अच्छा, इसमें नेटवर्क से संबंधित मामला क्या है, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या कर सकती है इसमें, तो टेलीकॉम सर्विसेज को भी अस्थायी रूप से अगर धारा 144 है तो निलंबित किया जा सकता है। 2017 दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने से जो संबंधित कानून है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। इस नियम को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 से शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत में दूरसंचार सेवाओं पर रोक लगाने और इंटरनेट बंद करने के आदेश के लिए धारा 144 का प्रयोग किया जाता रहा। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में कब कब ऐसे मामले गए हैं और उनका निर्णय क्या हुआ है, तो बाबूलाल परते बनाम महाराष्ट्र राज्य अन्य मामला ये आया था। इस कानून को इसी में चुनौती गई तो कोर्ट ने कानून को बनाए रखने का तर्क दिया। कोर्ट ने कहा कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये जरूरी है। एक और केस गया मधुलिमय बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मामला 1970, और इससे में इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक तरीके से किया जाना चाहिए, यानी जुडिशियल मैनर से के तहत किया जाना चाहिए, और ये न्यायिक जांच का विषय हो सकता है, यानी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट लगा देता है तो बाद में उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है। 2012 में रामलीला मैदान में सो रही भीड़ के खिलाफ धारा 144 लगाने पर एससी का निर्देश था। इस तरह के प्रावधान का उपयोग केवल गंभीर परिस्थितियों में किया जा सकता है, सार्वजनिक शांति को बनाए रखने में हर जगह ये नहीं लगाया जा सकता। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के हरिहरपुर को आज अमित शाह ने 21 करोड़ 79 लाख की लागत से बनने वाले एक संगीत महाविद्यालय की सौगात दी है। चूँकि गृह मंत्री कौशाम्बी में थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये संगीत विश्व महाविद्यालय की बात की है। और ये जो हरिहरपुर है ये आजमगढ़ में है, और यहाँ पे कई अलग अलग तरह के जो हमारे वाद्य यंत्र, जो भी बड़े वाद्य यंत्रक हैं जिन्होंने हासिल किया है अपना मुकाम, वो सभी इस क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए भी इसको वहाँ पे किया गया है। अगली खबर है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। सरकार इसे लोकसभा में लेके आ गई है और इसे केंद्रीय मंत्री ने पेश किया है। इस संशोधन में 1980 की कुछ विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। अब ये कौन कौन सी विसंगतियां हैं, तो 1996 सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पेड़ों की कटाई को निलंबित कर दिया था। एक उस आदेश में भी थोड़ा सुधार के लिए इसको किया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम उन भूमि स्थलों पर भी लागू है जो जंगलों से मिलते जुलते हैं। स्वतंत्रता के बाद वन भूमि विशाल क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित करने के रूप में किया गया था। कई वन क्षेत्र इसमें शामिल नहीं थे। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2021 बताती है कि देश भर में लगभग 28% वन आवरण भूमि है और वन के रूप में नहीं है आरक्षित। संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य है कि वन के रूप में दर्ज भूमि को 1980 के अधिनियम तक सीमित करना। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनता भी है तो उसके बदले में उतने वनों को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाए। वृक्षारोपण द्वारा कार्बन स्टॉक का निर्माण करना बढ़ाना भी इसका एक है। और विकास परियोजनाओं के लिए डाइवर्ट की गई वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण भूमि भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी अगर कहीं किसी फॉरेस्ट से कोई गुजरता है तो उतना फॉरेस्ट कहीं ना कहीं रिजर्व करके उस प्रोजेक्ट के बाद देना होगा। अगली खबर है लैब ग्रोन डायमंड। तो पहले हम समझ लेते हैं लैब ग्रोन डायमंड होता क्या है। तो एक तो डायमंड वो होता है जिसे हम खदानों से निकाल के, यानी कि जो कि कार्बन का अपर रूप होता है, उससे बनाते हैं, और दूसरा इसे लैब में बनाया जाता है। तो ये जो है वो लैब ग्रोन डायमंड की बात है। भारत द्वारा जो लैब में तैयार हीरो का है वो इस बार रिकॉर्ड निर्यात किया गया है। पिछले 3 वर्षों में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हो गई है। जो लैब ग्रोन डायमंड का बाजार है वो लगभग $22 बिलियन का है और इसमें भारत एक बड़ा प्लेयर है। वित्त मंत्री ने प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा की है, इसीलिए चर्चा में आया है। यानी इसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। प्रयोगशाला में विकसित हीरो के विकास के लिए IITs को अनुदान देने की भी घोषणा की गई है।
देश में हर साल करीब 30 लाख हीरे प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। वैश्विक प्रयोगशाला में विकसित हीरे के उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% है। देश में दुनिया की 90% हीरा काटने और चमकाने वाली इकाइयां हैं। गुजरात का सूरत हीरा निर्माण का वैश्विक केंद्र है। लैब में विकसित हीरे विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो लैब में हीरे ग्रोन किए जाते हैं, ये दो तरह से किए जाते हैं, उच्च दबाव और उच्च तापमान, जिसे बोलते हैं HPHT, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, एक ये मेथड है। दूसरी है रासायनिक वाष्प जमाव, यानी CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। भारत में जो लैब ग्रोन हीरे बनाए जाते हैं वो CVD तकनीक से बनाए जाते हैं, यानी जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है। CVD तकनीक में हीरे के बीज को कार्बन मुक्त गैस में भरे एक सीलबंद कक्ष में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अधिक तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव पर होता है हीरे के परमाणु का निर्माण। सबसे पहले जो लैब लोन ग्राइंड हुआ था वो 1954 में न्यूयॉर्क में बनाए गए थे। लैब ग्रोन हीरो की कठोरता और अतिरिक्त ताकत के कारण इनका प्रयोग मुख्य रूप से कटर के रूप में होता है। इनका प्रयोग उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर एरे और उच्च शक्ति ट्रांजिस्टर बनाने में भी किया जाता है। तो हीरा एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। धन्यवाद।